हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह साइंस का है या तो फिर जनरल नॉलेज का है, ठीक है। ये सारे प्रश्नों का हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट लेकर के चल रहे हैं और फुली डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब से नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा कंटिन्यू होगा और यह हमारा वीडियो प्रतिदिन 6 बजे सुबह अपलोड होती है। और इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, ठीक है। तो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन टकराने की काफी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है। कह रहा है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। मतलब किसका परमाणु भार मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या कार्बन का, या फिर सोना का, हीलियम का, या ऑक्सीजन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कार्बन का प्रयोग हम लोग मानक के रूप में करते हैं, ठीक है। परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है किसका, तो कार्बन की, ठीक है। कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या तो कितना है, 6 है। परमाणु संख्या अगर पूछे तो 6 हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे कि बताइएगा कि कार्बन की परमाणु भार, ठीक है, भार कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर परमाणु संख्या या क्रम पूछे तो 6 होता है, और अगर भार पूछे, द्रव्यमान पूछे तो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है, ठीक है। बात करते हैं सोना का। तो सोना जो है, असली सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना। शुद्ध सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है। सोना में काफी जो है टेंशन होता है, तनाव होता है, काफी लचीला होता है। इसीलिए जेवर, जिसको हम लोग आभूषण कहते हैं, ठीक है, तो आभूषण बनाने के लिए उसमें 2 ग्राम कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको याद रखना है। 24 कैरेट का जो है कितना होता है, शुद्ध सोना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है। कितना है, 21% है। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए समस्थानिक की संख्या कितनी है, 4 है, 3 है, 2 है, या फिर 1 है। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो टोटल के टोटल 3 है। कितना है, 3 है। तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला की बात करते हैं तो प्रोटियम हो जाता है, ठीक है, प्रोटियम, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम हो जाता है, ड्यूटेरियम हो जाता है। और तीसरा की बात करते हैं तो ट्रीटियम हो जाता है, ट्रीटियम हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है या फिर है, तो तीनों को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से इसको छाट सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रोटियम जो है ये कैसा है, तो ये जो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बाकी अगर ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ये असंतृप्त है। कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ट्रीटियम की बात करते हैं तो ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है
ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो कितना है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो कितना होता है बताइए। परमाणु संख्या की बात करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन की बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज तो कैवेंडिश ने, किसने किया था, कैवेंडिश ने, किसने किया था, तो कैवेंडिश, गलत लिखा गया, कैवेंडिश, कैवेंडिश ने किया था इसकी खोज, कैवेंडिश ने। ठीक है, तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ड्यूटेरियम असंतृप्त है और ट्रिटियम भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। पिंच वलेड किसका अयस्क है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंच वलेड की अगर हम बात करते हैं कि ये किसका अयस्क है, क्या यूरेनियम का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है या तो फिर कॉपर का है, बताइए। तो पिंच वलेड की बात करते हैं तो ये आपको यूरेनियम का अयस्क है, किसका है, यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, और पिंच वलेड के साथ साथ जो है आपका कार्नेटाइट, ठीक है, कार्नेटाइट, कार्नेटाइट भी जो है, कार्नेटाइट अयस्क है, अयस्क, तो वो भी किसका है, तो ये आपका यूरेनियम का है, किसका है, यूरेनियम का है। ठीक है, कार्नेटाइट किसका है, तो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, वहीं पर आयरन की बात करते हैं तो इसका जो अयस्क है हेमेटाइट है, क्या है, हेमेटाइट है। दूसरा की बात करते हैं मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, सीडेराइट है, सीडेराइट है। ये सब किसका अयस्क है, तो ये आपको आयरन का अयस्क है, किसका है, आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट हो जाएगा। आपको क्रायोलाइट हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सभी जो अयस्क हैं किसके हैं, तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं, किसके हैं, एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं तो क्यूपराइट हो गया, क्यूपराइट, क्यूपराइट हो जाएगा। ठीक है, क्यूपराइट किसका अयस्क है, तो आपका कॉपर का है, किसका है, कॉपर का है। तो धीरे धीरे करके आपको ये सभी अयस्क का नाम को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछता है कि पारा का अयस्क है, पारा का, तो पारा का जो है ये क्या है, तो सिनेबार है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। पूछता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है, किसका है, पारा। पारा का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, Hg होता है, और यह जो है कमरे के तापमान पर क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, क्या रहता है, तो लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो ये हमारा टोटल डिस्कशन था। अगला, मिश्र धातु एल्यूमिनियम, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। अनुपात पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम जो ब्रॉन्ज है, ये जो ब्रॉन्ज है ये किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और प्लस एल्यूमिनियम रहता है, तांबा प्लस एल्यूमिनियम रहता है, क्या, तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। अब इसी में से पूछ रहा है कि उच्चतम अनुपात, मतलब सबसे अधिक इसमें से कौन रहता है, या तांबा रहता है या एल्युमिनियम रहता है। तो कंफ्यूजन में आप मार दीजिएगा एल्युमिनियम रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम ब्रॉन्ज पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें जो है 90% और 10% का जो है रेशियो रहता है, 90 और 10% का। ठीक है, तो 90% इसमें तांबा रहता है, जबकि 10% मात्र इसमें एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, लेड का जो अयस्क है, लेड जो है गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना की अगर हम बात करते हैं, गैलेना
तो गैलेना अगर आपसे पूछेगा कि बताइए गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड का, सीसा का। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो सीसा का है। किसका है, सीसा का अयस्क है। 3 का मैंने अभी जस्ट बताया है ना, एक क्वेश्चन पहले, आप लोग इसको याद करिएगा जाकर के। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या था बताइए। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक, मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक बनाया। ठीक है, तो क्या था, अमोनिया था, नाइट्रिक एसिड था, यूरिया था, या तो फिर मीथेन था, बताइए क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपको यूरिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यूरिया हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का जो निर्माण किया गया था, यूरिया का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो बोहलर के द्वारा। किसके द्वारा, तो बोहलर द्वारा किया गया था। ठीक है, यूरिया का निर्माण किसके द्वारा, तो बोहलर के द्वारा किया गया था। यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इनसे नाइट्रोजन लिख रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितना होता है, 46% होता है। ठीक है, यूरिया की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, NH2। ठीक है, NH2CO और NH2 ये किसका फार्मूला है, तो यूरिया का फार्मूला है। यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो बोहलर के द्वारा किया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। मीथेन की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है CH4 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग मार्स गैस भी कहा जाते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। किसको, तो मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला कर वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो वोल्टेज जो अभिक्रिया है किसे प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है, वोल्टेज अभिक्रिया किसे, है ना, किसे, तो बताइए क्या एल्केन का, एल्कोहल का, अल्किल क्लोराइड का, ईथर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन का। ठीक है, एल्केन का 3 गो होता है, काफी पूछा जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में हम बताते हैं। एक होता है एल्केन होता है। ठीक है, एक होता है एल्कीन होता है, और एक होता है एल्काइन। सबसे पहले नंबर तो तीनों का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है वह किसे प्राप्त करने में करते हैं, तो एल्केन का। एल्केन का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्कीन की बात करते हैं तो CnH2n होता है, एल्काइन की बात करते हैं तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 होता है। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, CnH2n+2, CnH2n होता है। ठीक है, तो वोल्टेज जो अभिक्रिया है वह किसके लिए आता है, तो एल्केन के लिए आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरके का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, सिरका का जो पीएच मान है क्या 7 होता है, 3 होता है, 8 होता है, या फिर 2.4 से 2.6 होता है, या फिर अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो 3 भी इसको लिख सकते हैं, अप्रोक्स में 3 भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ये ना रह करके अगर 3 रहे तो 3 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिरके का जो पीएच मान है वह कितना होता है, तो 2.4 से 2.6 होता है, अर्थात 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां तक भी रेंज इसका जा सकता है। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है,
तो 3 होता है। अब समझते थोड़ा सा पीएच के बारे में। पीएच का जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी क्या लिख दिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच का जो मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बिलियन में जो हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है, सांद्रण होती है, उसी का माप करता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पीएच की बात करते हैं तो 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक जो होता है वो क्या होता है आपको, अम्लीय होता है, ठीक है, मतलब अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 तक नहीं कहेंगे, 7 से कुछ कम, ठीक है। और 7 से प्लस जैसी होगा, यानी कि 8 9 10 जो भी है, ठीक है, तो इसमें जो है क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 जो रहेगा या उदासीन रहेगा, क्या रहेगा, उदासीन। पूरी जो 7 रहेगा वह उदासीन रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, तो अम्लीय रहेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो किसी बिलियन में जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसी को हम लोग जो है पीएच कहते हैं, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पूछता है आपसे नींबू का पीएच मान, नींबू, तो नींबू की बात करते हैं तो 2 रुपया में 2 नींबू, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, 2 रुपया में 2 गो नींबू, यानी कि 2.2 होता है नींबू का पीएच मान, पीएच है, ठीक है, पीएच है। अगला करा गिलसिरोल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है, गिलसिरोल में जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है वह कितनी है, तो ये 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है, ठीक है। गिलसिरोल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है गिलसिरोल, गिलसिरोल का जो सूत्र होता है C3H8 और O3 होता है, C3H8O3 होता है आपको गिलसिरोल का फॉर्मूला, ठीक है। गिलसिरोल की बात करते हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है ना। कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए गिलसिरोल जो होता है वह कैसा होता है, कैसा एल्कोहल होता है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए इतना ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए आपको 6 CO2 मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कराते हैं तो क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, तो ग्लूकोज बनाते हैं तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, 12 को जल लेते हैं, ठीक है। और प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, है ना। क्या क्या हुआ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ और प्रकाश हुआ, ये तीनों होना चाहिए आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बन करके तैयार होगा ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6 होता है। ये क्या है, तो ग्लूकोज है, क्या है, तो ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। C6H12O6 और क्या देगा, तो आपको जल देगा, ठीक है। C6H12O6 प्लस जल देगा 6H2O और प्लस ऑक्सीजन देगा 6O2, ठीक है, 6O2। तो ये हो गया हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस प्रकाश के जब करवाएंगे प्रकाश संश्लेषण तो ग्लूकोज प्लस जल और प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है क्या है,
तो प्राथमिक उत्पाद क्या है, देखिए ग्लूकोज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आया। अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में होती है, सबसे ज्यादा किस रंग में होती है, कलर में। ठीक है, किस रंग में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो होता है आपको किस में होता है बताइए, सबसे ज्यादा लाल में होता है, सबसे ज्यादा लाल में। और सबसे कम अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा बैगनी में, सबसे कम बैगनी में, सबसे कम बैगनी में और सबसे ज्यादा लाल में। आपको ये भी बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है केवल और केवल दिन में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि मशरूम है, मशरूम वही मशरूम जो हम लोग खाते हैं। तो मशरूम की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कवक है, कवक है। मशरूम क्या है, कवक है। ठीक है, तो मशरूम की अगर हम बात करते हैं, मशरूम की, तो मशरूम क्या है, यह एक कवक है। ठीक है, मशरूम में प्रोटीन जो होती है वह कितनी प्रतिशत होती है, प्रोटीन 94% होती है। ठीक है, 94% होती है। कवक की बात करते हैं तो कवक की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कवक की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आपसे पूछता है कि कवक का जो अध्ययन है, कवक का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, अध्ययन, तो माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वहीं पर शैवाल का अध्ययन जो आप पूछेगा तो फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, दोनों इसलिए लिख दिए कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये था आपको मशरूम के बारे में इतना सारा वर्ड। तो मशरूम क्या है, कवक है। ठीक है, अगला कह रहा यह प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रकंद का जो उदाहरण है, चलिए आलू की बात करते हैं तो आलू जो है कंद का उदाहरण है, कंद का उदाहरण है। ठीक है, ये भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कब किसका उदाहरण है, तो कंद का उदाहरण है। प्याज की बात करते हैं तो प्याज ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए, दोनों ले लीजिए ना। प्याज और लहसुन दोनों जो है नीचे से क्या रहता है, मोछ रहता है। तो प्याज और लहसुन जो है ये बल्ब का उदाहरण है, बल्ब। जिस तरह से प्रकंद हो गया, कंद हो गया, उसी तरह से ये बल्ब का उदाहरण है, बल्ब का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं अदरक के, तो अदरक हो गया आपको और हल्दी हो गया, अदरक और हल्दी देखते हैं दोनों एक ही तरह का, मतलब जड़ी के नीचे जो है कन्नी बाई कन्नी जो है उसमें रहता है। ठीक है, तो अदरक और हल्दी की बात करते हैं तो आपको ये प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, लहसुन प्याज मैंने बता ही दिया। ठीक है, और ओल अगर पूछेगा आपसे, यहाँ पर अलग से बताते हैं ओल, तो ओल जो है आपको धन कंद का उदाहरण है, धन कंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आज के बाद भूलना नहीं है, आपसे पूछ सकता है, कभी प्याज के बारे में पूछता है, कभी लहसुन, कभी आलू, कभी अदरक, कभी हल्दी। तो ठीक है, ध्यान में सभी को रखना है। ठीक है, अगला सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु, मतलब इन ऑप्शन की बात कर रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो जोर से बोलता है वह नीली भेल बोलता है। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो आवाज का डेसिबल होता है 188 डेसिबल होता है। ठीक है, 188 डेसिबल होता है। ठीक है, 188 डेसिबल होता है। अगर बात करते हैं हम लोग बंदर के,
तो बंदर का जो होता है 140 डेसिबल होता है, 140 डेसिबल होता है। ठीक है, हाथी की अगर हम बात करते हैं तो हाथी का जो होता है वह कितना होता है, चलिए ठीक है, तो हाथी हमारा क्या है, राष्ट्रीय विरासत है, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु के अंतर्गत हाथी आता है। हाथी किसमें आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय पशु अगर पूछेगा तो बाघ, लेकिन विरासत लग जाएगा तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। तो नीली भेल का जो इसमें ऑप्शन में है, सबसे ज्यादा नीली भेल की आवाज है, जो कि कितना है, 188 डेसिबल। बंदर का 140 डेसिबल है, और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, आपका श्वसन हो गया, उसका जो उत्पादन सामान्य उत्पादन है, क्या ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की फार्मूला मैंने अभी बताया था, C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में कितना है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% है। जल की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर 71% है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य जो उत्पाद है वह क्या है, तो जल है। क्या है, जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। देखिए, ग्रंथियां 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो आपको मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। तो तीनों ग्रंथि को पहले ध्यान में रखना है कि ग्रंथियां आखिर होता कितना प्रकार के, तो 3 प्रकार के, बाह्य, अंतः और मिश्रित ग्रंथि। अब यहाँ क्वेश्चन पर आना है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में 2 गो आता है, एंड पीयूष। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड एंड पीयूष ग्रंथि, ये दोनों किसमें आता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में। ठीक है, अंतःस्रावी, और यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर देख लीजिए कौन है, तो थायराइड है ना, थायराइड हो जाएगा राइट आंसर। पीयूष रहता तो वो भी हो जाता। ठीक है, तो थायराइड और पीयूष ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का एक उदाहरण हम दे देते हैं आपको, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियाज जिसको कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय या पेनक्रियाज जिसको कहते हैं। तो अग्नाशय एक कैसा ग्रंथि है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है, इसको अगर बात करते हैं तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, पित्त है ना, पित्त तो आप लोग जानते ही होंगे, देखते हैं पित्त को साइड कर देते हैं, जब चिकन लाते हैं तो पितिया नहीं डाल देना, उसको हटा देते हैं एकदम, नहीं तो मुर्गाबा तिता हो जाता है ना। तो कौन सा अंग जो है पित्त का श्रवण करता है, मतलब पित्त का निर्माण करता है, उत्सर्जन करता है, तो यकृत करता है, पित्ताशय, अग्नाशय या फिर गृहिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, है ना, लीवर। तो पित्त का जो श्रवण करता है, निर्माण करता है, यकृत करता है। ठीक है, और पित्त की बात करते हैं तो पित्त, पित्त, पित्त जो जमा होता है, जमा जो रहता है, स्टोर जो रहता है वह पित्ताशय में रहता है, पित्ताशय में रहता है। इसी को हम लोग गोल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय को क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ठीक है,
पित्त का क्या काम है, कार्य की बात करते हैं तो इसका क्या काम है, वसा का एमल्सीकरण करना, वसा का एमल्सीकरण करना या वसा का पाचन करना। ठीक है, वसा का जो पाचन करना काम है वह किसका है, तो पित्त का काम है। ठीक है, किसका है, पित्त का काम है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पीलिया की बीमारी हो जाता है, पीलिया, ठीक है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला की बात करते हैं। करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए अंगुली मुद्रण। ठीक है, डीएनए की बात करते हैं हम लोग, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए, है ना। डीएनए के बारे में एक बार बिहार में काफी बवाल हुआ था। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है किसका, तो डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, डीएनए का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका जो प्रयोग है, जैसे प्रयोग हम लोग जो है हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कारी में जो गिरोह को धरने के लिए, पकड़ने के लिए ये डीएनए जांच किया जाता है। क्या किया जाता है, तो डीएनए का जांच किया जाता है। और डीएनए फिंगर प्रिंट जो संस्थान है, यहां पर लिख देते हैं, हत्या, डकैती या तो फिर जो भी है ना, इत्यादि में चोरों को, अपराधी लिख देते हैं, अपराधी को पकड़ने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ है, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में। तो डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान हैदराबाद में है। डीएनए का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं ये जान लिया आप। ठीक है, कि कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, डीएनए के द्वारा जो है उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका जो विकास किया था, फिंगरप्रिंट का जो विकास किया था, जेफरी ने किया था। किसने किया था, अलेक जेफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास की अगर हम बात करते हैं तो किसने किया था, जेफरी ने, FFERY, अलेक जेफरी होता है। जेफरी हम सिर्फ लिख दिए, अलेक जेफरी होता है। ठीक है, ये जेफरी लिख देते हैं यहाँ पर, अलेक जेफरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का कारण, यहाँ देखिए विषाणु होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विषाणु। तो निम्न का कारण विषाणु है, मतलब विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो बताइए विषाणु के कारण जो होने वाला रोग है वह क्या है, तो क्या है, रेबीज है। रेबीज एक विषाणु से होता है। रेबीज के जो टीका है, टीका का खोज की अगर हम बात करते हैं तो किसने किया था, लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था। ये जो रेबीज होता है ये जानवरों को काटने से होता है। ठीक है, तो रेबीज के बारे में इतना सारा याद रखिएगा। टीका की खोज लुई पाश्चर ने किया था और ये किससे होता है, तो जानवरों को काटने से। ठीक है, टिटेनस की बात करते हैं तो ये आपको जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है ना। काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया, ये तीनों किससे होता है, तो आपको जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का जो अध्ययन है काइनोमेटिक्स कहलाता है, काइनोमेटिक्स नहीं, काइनोमेटिक्स कहलाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, काइनो
काइनोमेटिक्स। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनोमेटिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन के द्वारा क्या दिया गया था? तो E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा जो है गति के 3 नियम दिया गया था। गति का 3 नियम, गति का 3 नियम दिया गया था। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। गति का कितना नियम? तो 3 नियम। प्रथम नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा मिलती है। और द्वितीय नियम की अगर हम बात करते हैं तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तृतीय नियम की अगर हम बात करते हैं तो उससे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की परिभाषा मिलती है। ठीक है, प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? अत्यधिक तापक्रम, अत्यधिक हीट। ठीक है, तो उसको पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहलाता है? पायरोमीटर कहलाता है। ठीक है, पायरोमीटर जो है स्टीफंस के सिद्धांत पर काम करता है। स्टीफंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो पायरोमीटर जो उच्च तापमान को मापता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफंस के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला, लक्ष्य इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त का इकाई है। प्रदीप्त का क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का केल्विन होता है। ठीक है, द्रव्यमान के केजी, किलोग्राम होता है। बल की बात करते हैं तो न्यूटन होता है। ठीक है, और प्रतिदीप्त का लक्ष्य होता है। ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक अश्व शक्ति का बराबर होता है तो 746 वाट्स होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर, HP होता है ना, मैं कहता कितना HP का मोटर लगाना है? 1 HP, 2 HP, 3 HP। ठीक है, तो हॉर्स पावर होता है 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर के लीजिएगा तो 746 वाट्स का होता है। कितना होता है? 746 वाट्स का। कह रहा कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा। वस्तु के समान आकार का। कह रहा एक वायुयान की ध्वनि समानता संगत होती है, मतलब किसके समानता होती है? ठीक है, तो वह होती है 100 डेसिबल का। किसका? 100 डेसिबल का। 100 डेसिबल का। कह रहा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो ये सारा जो है आपको लिखने का जो फॉर्मेट है गलत है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 10 पर पावर 9 मिलीमीटर, है ना, mm लिखते हैं, mm लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 पर पावर -9 mm और 10 पर पावर -9 सेंटीमीटर में है, और लास्ट में आपका 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे हम लोग पढ़े हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वह 10 पर पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीटर में नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में 2 को शून्य घट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, यही सब क्वेश्चन फंसाता है। सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? स्रोत, माध्यम। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन। ये जो नाभिकीय संलयन जो होता है सबसे पहले किसने बताया था? तो हेंस वेथे ने बताया था। किसने बताया था? हेंस वेथे ने। ठीक है, कि सूर्य में क्या होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को हेंस बेथे ने बताया था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होती है और उसी से अपार ऊर्जा निकलती है। ये बातें को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हेंस बेथे के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? हेंस बेथे के द्वारा बताया गया था। ठीक है, दहन आपको वो ज्वलनशील में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वो हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना किए थे, स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, है ना। ध्वस्त की बात करते हैं, इसको ढाने वाला, ध्वस्त करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है इसको ध्वस्त किया था। किसने किया था? ठीक है, तो उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो ये बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो है आपको कौन है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ बिहार में है। ठीक है, सलीम अली पिछी बिहार की बात करते हैं कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए विष्णुपद मंदिर कहाँ है, आपसे पूछता है विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया बता दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछता है बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो बता दीजिएगा जहानाबाद में। जहानाबाद में। आपसे पूछता है सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर, बिहार की बात कर रहे हैं, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। सूर्य की मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये बात है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? पोइरोट, ये जो है पोइरोट की रचना किसने किया था? तो ये किया था आपको क्रिस्टी ने। किसने किया था? क्रिस्टी ने। इसको रट जाना है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना किया है? तो जिब्स की जो रचना है वो वुड हाउस ने किया था। किसने किया था? वुड हाउस के द्वारा किया गया था। वुड हाउस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? सिंह नहीं है। ठीक है, तो किस देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड। तो देखिए तीनों का जो है क्या है? तो सिंह है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का आपको क्या है? तो चमेली का फूल है। चमेली का फूल है। चमेली का फूल है। तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक आपको सिंह नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सिंह नहीं। ठीक है, ओके है। अगला क्वेश्चन, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो 21 मार्च को जो है इक्विनोक्स दिवस कहलाता है। इक्विनोक्स। इनमें से कौन विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो संजय गांधी जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। और ये जो मारे गए थे आपको 1980 में। ठीक है, 1980 में 23 जून 1980 को ये संजय गांधी जो है मारे गए थे विमान दुर्घटना में। ठीक है, इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इनका जो हत्या हुआ था 1984 में हत्या हुआ था। ठीक है, 1984 में हत्या हुआ था। और राजीव गांधी की बात करते हैं तो इनकी भी जो है
1991 में जो है विस्फोट के द्वारा इनको भी मृत्यु हुआ था, 1991 में, 1991 ईस्वी में। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के 1929 की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा मंत्री कभी दूरसंचार विभाग का मंत्री नहीं रहा था? तो इसमें नहीं रहा है नारायण। ठीक है, नारायणन। अगला क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बैडमिंटन से। किसे है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, कौन सा बुकर पुरस्कार विजेता रही है? तो बुकर पुरस्कार जो विजेता है वह आपको अरुंधति राय है ना। अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है अरुंधति राय को क्या दिया गया था? तो बुकर पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए 2013 का क्वेश्चन ये है, तो लता मंगेशकर को उस समय दिया गया था 2001 में, 2001 में दिया गया था, 2001 में। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, इनको भी दिया गया है 2014 में, 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, इनको दिया गया 2015 में, 2015 में इनको दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को। और सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया? 2014 में। तो क्वेश्चन पुराना है इसलिए उस 13 में पूछा गया था और ये बाद में इन लोग को दिया गया था। ठीक है, बाद में दिया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर हो जाएगा। इनको 2001 में मिला था। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल है। ठीक है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कलम है और कमल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा है। ठीक है, तो कमल का वैज्ञानिक नाम अगर पूछेगा जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है तो निलंबो न्यूसीफेरा है, निलंबो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, तो पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है पावो क्रिस्टस, पावो क्रिस्टस है ना, पावो क्रिस्टस है, पावो क्रिस्टस है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु, तो ये क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो पेंथर टाइग्रिस, पेंथर टाइग्रिस, पेंथर टाइग्रिस होता है। ठीक है, पेंथर टाइग्रिस होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन है? तो पहला महीना जो है वो आपको जो है चैत है। ठीक है, पहला महीना चैत है। और अंतिम महीना अगर पूछेगा, अंतिम महीना क्या है? तो अंतिम महीना जो हो जाता है वह फाल्गुन हो जाता है ना, फागुन जिसको कहते हैं होली के समय, फागुन। ठीक है, अंतिम महीना फागुन हो जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वह किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है, आधारित है, आधारित की बात करते हैं तो ये शक संवत पर आधारित है, शक संवत। और ये शक संवत किसने लाया था? तो कनिष्क द्वारा आया था, कनिष्क द्वारा। ठीक है, कब आया था? तो 78 ईस्वी में आया था, 78 ईस्वी में आया था। ठीक है, और एक होता आपको विक्रम संवत, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका आया था 58 ईसा पूर्व में, बीसी में आया था, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के। ठीक है, तो 58 बीसी में आया था। दोनों में अंतर पूछता है कभी कभी। ठीक है, कि शक संवत, शक संवत एंड विक्रम संवत, विक्रम संवत में जो अंतर है वह कितने साल का है? तो 135 वर्ष का है, 135 वर्ष का इसमें अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। ठीक है, तो किनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है 5 सितंबर हम लोग मनाते हैं। तो 5 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको जो है सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो राधा कृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है, जन्म के उपलक्ष्य में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ था, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस, सॉरी विश्व शिक्षक दिवस है ना। विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछेगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस तो बताना है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारतीय राष्ट्रीय जो हमारा भारत का शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, दोनों अलग चीज है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या पता है, तो गीतांजलि के लिए इनको जो है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1913 में, 1913 ईस्वी में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैंने बताया था कि आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, 29 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी अध्यक्षता में उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, है ना, कि पूर्ण स्वराज हो, आधा आधी नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। ओके, राजीव गांधी के बारे में मैंने बताया था कि इनके जो मृत्यु हुआ था, ये हुआ था 1993 में राजीव गांधी का, और इंदिरा गांधी का 84 में, और संजय गांधी का कब हुआ था बताइए, अभी बताए थे 1980 में, 1980 में, तो 80, 84, 1993। ठीक है, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अगला, वह राज नमक का उत्पादन नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, मतलब कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो बिहार में कहाँ से नमक आया, समुद्र है ये नहीं है। ठीक है, नमक का उत्पादन की अगर देखा जाए तो गुजरात में भारी संख्या में होता है। ठीक है, नमक अनुसंधान संस्थान आपसे पूछता है कहाँ है, नमक अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा भावनगर गुजरात में है। ठीक है, भावनगर गुजरात में है। ठीक है, भावनगर गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, बोलने वाला फिल्म, बोली, पहले आवाज सुनने वाला नहीं था। ठीक है, तो बोलती फिल्म जो है आलम आ रहा है। ठीक है, आलम आ रहा है। इसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक, ठीक है, निर्देशक जो थे आरदेशर ईरानी थे, ठीक है, आरदेशर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, तो प्रथम बोलती फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो आरदेशर ईरानी है। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र की बात करते थे मूक फिल्म बिना आवाज वाला, है ना, खाली चल रहा है तो चल रहा है ना, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं। ठीक है, तो मूक फिल्म अगर पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है प्रथम सीरियल। ठीक है, प्रथम सीरियल, तो प्रथम सीरियल की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम सीरियल जो था हम लोग था। क्या था, हम लोग। प्रथम सीरियल की बात करते हैं, सीरियल तो क्या था, हम लोग था। ठीक है, बात करते हैं प्रथम 3D फिल्म की बात करते हैं तो माई डियर कुट्टी चाटन, है ना, ये क्या था, तो ये प्रथम जो है 3D फिल्म था। ठीक है, और टेक्निकल फिल्म की बात करते हैं, प्रथम टेक्निकल फिल्म की बात करते हैं
तो झांसी की रानी था, झांसी की रानी था, झांसी की रानी था। ठीक है, तो ये सारा फिल्म के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। तो फीचर फिल्म की जो प्रथम था वह श्यामची आई था, श्यामची आई था। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? कंपनी का नाम पूछ रहा है। जो ये वाक्यांश है, वर्ड है, शब्द है, वह किससे संबंधित है? जस्ट डू इट। तो ये आपको नाइक कंपनी से था, नाइक का जूता आता है ना। करा NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई जो है इसके लिए आता है। तो आई जो आता है वो आपको इन्फ्लेमेंट्री के लिए आता है, इन्फ्लेमेंट्री। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? अनशन किया है ना, और इसे सद्भावना मिशन कहा। तो ये था आपको अन्ना हजारे। लोकपाल बिल है ना, लोकपाल के जो है समर्थक थे ये। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहला कुलपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, और 2008 में इन्हें प्रतिनियुक्त किया गया था। 2000 EMI में जो कर्ज के भुगतान से संबंध में है, ई का मतलब क्या है? देखते हैं आजकल EMI ट्रेंडिंग में, कुछ भी लेना है, एसी, फ्रिज है ना, कूलर, EMI पर ले लो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब EMI पर ले लो। ठीक है, तो वही पूछ रहा है EMI का में ई का क्या फुल फॉर्म होता है बताइए। तो पूरा बता देते हैं। ई का जो होता है फुल फॉर्म इक्विटेड है ना, और एम से होता है मंथली, और आई से जो होता है इंस्टॉलमेंट होता है। तो इक्वेटेड मतलब बराबर बराबर ऐसा हिस्सा लगाना है कि जितना भी कटेगा, 36 महीना कटेगा या 24 महीना, तो बराबर बराबर कटेगा। जैसे 5,000 कट रहा है तो 5,000 करके 6 महीना, 6 पचे 30,000 रुपया का फोन है तो 6 महीना कटेगा। ठीक है, तो इक्वेटेड, मंथली और इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से ATM का फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, और क्या होता है? बैंक में एक होता है जैसे KCC होता है। ठीक है, तो नो KCC होता है ना, KYC होता है, सॉरी KCC बोल रहे हैं, KYC। ठीक है, तो KYC होता है, नो योर अकाउंट होता है, इसका मतलब नो योर अकाउंट है ना, नो योर अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। तो श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये दूध से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति, और भारत में जो इसके थे वो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति जो देखा गया था 1970 के दशक में देखा गया था, 1970 के दशक में। ठीक है, और अन्ना हजारे के बारे में तो अभी बताएं। अन्ना हजारे जो अनशन पर बैठे थे और उसका नाम दिए थे सद्भावना, है ना, सद्भावना। तो ये सारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पर GK GS डिस्कशन ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल GK GS डिस्कशन ऑफिशियल, अशोक चक्र का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, अशोक चक्र का लोगो लगा हुआ है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो के नीचे PDF सभी मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो हमारे 6 बजे सुबह लोड होगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार, अपना समय थोड़ा हमारे वीडियो पर भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कहिएगा कि कोई कमी है तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और फिर हम मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की मैं हमेशा कामना करता हूँ। जय हिंद,
जय भारत।